जय हिंद साथियों। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज आप मात्र 20 मिनट में 5 नंबर अपने पक्के कर लेंगे सीटेट पेपर में। 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे मात्र इन क्वेश्चनों को देखने से। आज हम देखेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम 50 वन लाइनर देखने वाले हैं। जिन साथियों को इसके नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बना लें, नहीं तो वैसे इसमें नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस तरह से इनको करेंगे कि आपके 5 नंबर मात्र देखने से ही पक्के हो जाएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो साथियों, समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है समाज के नियमों को सीखना, हमें समाज के नियम सीखने होंगे। दूसरे नंबर पर आता है समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना। अब नियम तो हमने सीख लिया, उसके अनुरूप हमें व्यवहार भी करना होगा। और तीसरे नंबर पर आएगा सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास, और समाज को देखकर हमें अपनी अभिवृत्तियों का विकास भी करना है। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर खत्म होता है। हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। दूसरा ही, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 350 ग्राम शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वो पूछा था साथियों शिशु के मस्तिष्क का वजन। अब हमें बताना स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ये होता है 1400 ग्राम। लगभग 1400 ग्राम स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। जिन साथियों को इसके नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बना ले, नहीं तो वैसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं। आपके मात्र देखने से ही ये 50 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे और सीटेट पेपर में आप 5 नंबरों के हकदार हो जाएंगे गारंटी से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है कि 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय जितना उसका वजन होता है उसका 2 गुना वजन हो जाता है 6 माह में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? अब 1 वर्ष की बात करें कि 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है, तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। अगर किसी के बच्चे का वजन इतना नहीं है तो समझ लो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसकी सेहत में, उसके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी है। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है। साथियों, लड़कों की लंबाई अधिक होती है जन्म के समय में लड़कियों से, यह बात ध्यान रखने वाली है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, प्रश्न नंबर 7 आ जाता है, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो जन्म के समय में बालक की लंबाई होती है लगभग 20 इंच और बालिका की लंबाई होती है लगभग 19.5 इंच। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, मानव के अस्थायी दांत, जिनको हम दूध के दांत भी कहते हैं, ये कितने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी साथी अंत तक बने रहें, कोई बीच में वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को छोड़कर ना जाए। तो हमारे मानव के जो स्थायी दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, वो होते हैं 20। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? अब दूध के दांत हमने बात कर ली, अब स्थायी दांत कितने होते हैं? तो स्थायी दांत होते हैं 12। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? जब बालक किशोर अवस्था में जाता है तो उसके कितने दांत आते हैं? तो 4 दांत उसके आते हैं, जिन्हें अक्कल दाढ़ भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया जीन पियाजे ने, जिसमें इन्होंने बच्चे की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। फिर से, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया है गोल्डमैन ने। आगे देखेंगे, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आइजेंक ने संरचना सिद्धांत दिया है बुद्धि का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो उसकी सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? होती है यौन संबंधी समस्या। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्तित्व परिपक्व हो जाता है? किस अवस्था के बाद उसका व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोरावस्था के बाद। आगे प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी अवस्था है शिक्षण के लिए? तो यह है बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में जो बच्चे का माइंड होता है बिल्कुल एक कोरा कागज होता है, हम उसमें जैसे विचार डालना चाहते हैं वो विचार उसमें बिल्कुल एज इट इज छप जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो ये होती है किशोरावस्था की, कि बालक अब किशोरावस्था में आ गया है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों।
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार है निरंतरता के सिद्धांत से कि विकास निरंतर चलता रहता है, विकास कभी न रुकने वाली एक क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का विज्ञान। मानव व्यवहार के विज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन है ड्रेबर का। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। ये क्वेश्चन बाल विकास के साथ साथ पर्यावरण अध्ययन में भी बनता है। तो फीमर जो जांघ की हड्डी होती है, यह सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके बाद आगे देखेंगे, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? अब हमें सबसे छोटी हड्डी बताना है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है स्टेपीज, जो कान में होती है। आगे देखेंगे, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? साथियों यहाँ पर क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। ना ही सबसे बड़ी पूछा गया है, ना ही सबसे छोटी पूछा गया सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मंडिबल जो जबड़े में होती है, यह सबसे मजबूत हड्डी होती है। इसी क्वेश्चन में साथियों बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो जांग लगाई जाते हैं फीमर, तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, ना कि मजबूत। अगला प्रश्न देंगे, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो जब शिशु का जन्म होता है तो उसका रंग होता है हल्का गुलाबी, और 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है कि जैसा उसका रंग होने वाला है, गोरा होने वाला है, काला होने वाला है, वो उसको 15 दिन के अंदर पता लग जाता है। लेकिन जब पैदा होता है तो वो होता है हल्का गुलाबी रंग का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। 18 से 20 घंटे तो वह सोता है, लेकिन हर 2 घंटे के बाद जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाने लगता है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो बालक का विकास 6 वर्ष तक हो जाता है 90%। 90% विकास बालक के 6 वर्ष तक हो जाता है। अगला प्रश्न, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 10 वर्ष तक साथियों 95% विकास हो जाता है बालक का। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 28 है, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बाल्यावस्था में बालक की कितनी हड्डियां होती हैं? तो साथियों बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से लेकर 350 तक हो सकती है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? किस राज्यों में अभी RTI 2009 लागू नहीं हुई है? तो ये हुई है साथियों जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अभी ये लागू नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो साथियों शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE राइट टू एजुकेशन 2009 यह करता है साथियों 25% सीट निजी विद्यालय को आरक्षित करता है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, बालकों का भाषाई विकास क्रम क्या है? बालकों का भाषा किस क्रम में होता है? बालकों का भाषाई विकास होता है साथियों रोना, सबसे पहले रोता है, उसके बाद बबलाता है, और उसके बाद हाव भाव के साथ थोड़ा एक्सप्रेशन दिखाता है और अपनी भाषा का विकास इस प्रकार करता है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कि बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक जो सबसे पहले शब्द बोलता है वो बोलता है माँ, जो कि एक व्यंजन है। तो व्यंजन बालक सबसे पहले उच्चारित करता है अपने मुंह से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ या भाषा को पहचानता है, और इसी वजह से इसे मातृभाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो लगभग 5 साल की उम्र में बालक वाक्यों के द्वारा अपनी बात को कह पाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह सिर्फ एक शब्द बोलता है, उसी से हमें समझना होता है कि वह क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 है, बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो अपने परिवार से। अपने परिवार से ही बच्चा सबसे पहले भाषा का ज्ञान पाता है, और वहीं से उसको पहला भाषा का ज्ञान होता है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होगा? कि 6ठी क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसका शब्द भंडार कितना होगा? उसका होगा साथियों 50,000 शब्द। लगभग 50,000 शब्द तक वो अपने दिमाग में स्टोर कर सकता है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, अब 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होगा? तो ये होगा साथियों 80,000 शब्द। लगभग 80,000 शब्द उसका शब्द भंडार होगा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। साथियों याद रखना, लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा को सीखने के साधन कौन से हैं? भाषा को सीखने के साधन निम्न हैं। अनुकरण द्वारा, हम किसी को देखकर दोहराकर भी सीख सकते हैं। खेल विधि द्वारा, खेल विधि से भी सीख सकते हैं। कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, और प्रश्नोत्तरी विधि से, इन सभी विधियों से हम भाषा को सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? 6 वर्ष की उम्र तक। 6 वर्ष की उम्र तक लड़कियां संकेतों के द्वारा बात करना सीख जाती हैं। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे,
भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है: लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम। जनसंचार का माध्यम हो गया। 5 नंबर पर आता है साथियों सम समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय या आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। तो ये सभी हैं भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर होता है साथियों बुद्धि का। ये कहा भी गया है कि मनुष्य बिना बुद्धि का पशु के समान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किया था यूनान के दार्शनिकों ने। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे आज का, आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया है? तो अल्फ्रेड बिने ने 1904 में सबसे पहले बुद्धि को समझाया है। प्रश्न नंबर 45 आ जाता है इसके बाद, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया है? तो ये भी अल्फ्रेड बिने ने ही किया है। इन्होंने बताया है कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि, जिसकी वजह से हम IQ लेवल का पता करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 है, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो ये तो आपको याद करना ही है, ये फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देंगे, अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो मनोविज्ञान के ये प्रोफेसर थे। प्रश्न नंबर 47 हो गया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 48, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? ये आपको रट्टा मान लेना है। रट्टा मान लेना साथियों, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अल्फ्रेड बिने ने। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बिने ने, और इनके सहयोगी थे स्टर्न, टर्मन और साइमन, लेकिन दिया था अल्फ्रेड बिने ने। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे कि बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? अब एक कारक तो दिया था अल्फ्रेड बिने ने, बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत दिया था साथियों स्पीयरमैन ने। और लास्ट प्रश्न देखेंगे आज का, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? अब 2 कारक सिद्धांत दे तो दिए स्पीयरमैन ने, लेकिन है वो कौन कौन से? तो बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत हैं, जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। तो साथियों आज के 50 प्रश्न हमारे खत्म होते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।